हो गया फिर फर्स्ट वाला सेकंड वाला। अकेला आपने कर लिया। समझ नहीं आ रहा। प्राची आपने कर लिया। सही है। क्या है आंसर? फर्स्ट वाले का हम्म। 3 i cap plus 6 j cap plus 7 cap divided by -2। +7 के कैप का है, माइनस है ना वो तो। सॉरी, -7 k cap डिवाइडेड बाय -2। -2। -2 कैसे आ जाएगा भाई? मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे हो सकता है? 2 आएगा। जब आप रूट के अंदर कोई भी चीज ले रहे हो तो आप नेगेटिव का रूट तो निकाल ही नहीं सकते ना। समझ रहे हो? तो मैग्नीट्यूड तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता भाई। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव कैसे आ जाएगा? क्योंकि नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन था वो था आपका पी वेक्टर इज इक्वल टू 3 i कैप प्लस 6 j कैप -7 k कैप। ठीक है। तो यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, यानी कि पी कैप निकालना है आपको। तो इस वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। बस इतना सा काम करना है। तो अभी आपको पहले मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर। ठीक है। क्योंकि -7 का ये हमें करना पड़ता है, साइन के साथ ही दिखाना पड़ता है। लेकिन बात ये है कि आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा। आप -7 का स्क्वायर करो तब भी 49 आएगा, 7 का स्क्वायर करो तब भी 49 आएगा। ठीक है। इस चीज में तो किसी को कोई डाउट नहीं है कि -7 का स्क्वायर 49 क्यों होता है और -49 क्यों नहीं होता है? बताओ भाई, है कोई ऐसा? प्राची, आप ही हो क्या? बताओ प्राची। सर। आप ही ने किया है ना ये? हम्म। -49 कर दिया। ये चीज ध्यान रखो कि नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है, क्योंकि आप इसे नेगेटिव अंदर ही लोगे स्क्वायर में। ठीक है। बीच में प्लस ही साइन आता है। √a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है। तो -7 का स्क्वायर 49 हो गया। और अब ये 36 और 9 ये हो गया आपका 45 प्लस 49। ठीक है। 45 प्लस 49 ये हो गया 40 40 80 85 94 हो गया। तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा √94। अब आपको कैसे करना है? पी कैप जो आप लिखोगे यूनिट वेक्टर, उसे आप कैसे लिख दोगे? ऐसे लिख सकते हो 1/94 इंटू जो भी आपका वेक्टर था उससे मल्टीप्लाई कर दो। बस काम खत्म। बस यहाँ पर आपको कैलकुलेट क्या करना होता है? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड करना होता है। तो प्राची आपने बेसिकली करा क्या यहाँ पर? 45 -49 कर दिया, उसके बाद ये बचा -4 रूट के अंदर। फिर आपने इसका रूट भी कैलकुलेट कर दिया और आंसर आ गया -2। ठीक है। तो ऐसे नहीं करना होता, ये गलत होता है। सर, नेगेटिव। 94 अंडर रूट क्यों नहीं आया? हाँ सॉरी, 94 अंडर रूट ही है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये -2 नहीं होता। ये जब आप 11th-12th में मैथ्स पढ़ते तो वहां पे एक टर्म होता है आयोटा। उसको हम लगा सकते हैं √2i करके या i√2। लेकिन वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है तो वो चीज आपको नहीं करनी। और वैसे भी वो चीज गलत थी। ठीक है। तो 45 प्लस 49 होगा ये, और ये जो है 94 आएगा। और 94 का रूट आप जरूरी नहीं होता है कैलकुलेट करना, आप रूट को ऐसे ही रहने दे सकते हो। जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनका रूट आप निकाल के वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मान लो अगर 100 आता है यहाँ पे तो आप 10 लिख देते रूट निकाल के। लेकिन अगर वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो आप वैसे का वैसे ही छोड़ सकते हो रूट में। ठीक है। तो ये आंसर आया किसी का? यस सर। और कौन है भाई? कनिष्का।
नहीं सर। तो क्या निकाला था? सर मैंने बीच में रोक दिया था, अभी मुझे आगे नहीं आ रहा था। बीच में रोक दिया था? क्यों क्यों रोक दिया था भाई? अब नेक्स्ट है, यहाँ पर ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, और आपको ए प्लस बी का जो है यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है? तो ए वेक्टर जो है और ये बी वेक्टर है, तो ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 5j कैप, और बी वेक्टर है 2i कैप, ठीक है? अगर जे कैप वहां पर नहीं है तो आप 0j कैप मान सकते हो दोनों को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना? जैसे आप क्या करते हो, एडिशन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो, तो जहां पर कुछ नहीं होता, मान लो आप ये कर रहे हो 523 - 19, तो ये जब आप करते हो तो कैसे लिख लेते हो, 523, ये 19 लिख लिया, इधर 0 लिख लेते हो। तो तीन डिजिट दोनों में बैलेंस करने के लिए ऐसे लिख देते हो, तो वैसे वेक्टर में भी कर लिया करो। जहां पे जो टर्म नहीं दिया होता उसको 0 मान लिया करो। अगर आपको के कैप भी लिखना है दोनों में, तो आप 0 k कैप 0 k कैप दोनों में लिख सकते हो, ठीक है? बट यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिकॉज जो भी मैक्सिमम नंबर होंगे, मतलब यहाँ पर 2 दिए हैं, तो राइट साइड में भी 2 आपके टर्म्स होने चाहिए, बस ऐसे बैलेंस कर लो। तो ये हो गया। अब आपको पहले क्या कैलकुलेट करना है, ए प्लस बी वैक्टर कैलकुलेट करना है, ठीक है? वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, ये जो होगा, ये क्या हो जाएगा, आई कैप वाले को आई कैप के साथ ऐड करना है, तो 2i कैप प्लस 2i कैप कितना हो गया, 4i कैप हो गया। और जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ ऐड करना है, तो 5j कैप प्लस 0j कैप कितना हो गया, 5j कैप हो गया, ठीक है? तो ऐसे करना है। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर 5, ये 2i कैप, ये 2i कैप, और यहाँ पर होता -3j कैप। सपोज अगर ऐसे होता तो आप क्या करते, 5j कैप प्लस माइनस ऑफ 3i कैप ऐसे लिखते, तो अल्टीमेटली हो क्या जाता है, ये प्लस माइनस बीच का क्या बन जाता, माइनस बन जाता। तो 5j कैप -3j कैप हो जाता, यानी कि यहाँ पर ये 2j कैप बन जाता, ठीक है? तो जो साइन आपका टर्म के आगे होगा वही साइन आप लोगे अपनी कैलकुलेशन में। एडिशन कर रहे हो तो पहले प्लस का साइन लगाओगे, वो मैंडेटरी है। लेकिन जो आपके टर्म के आगे साइन दिया है, चाहे वो नेगेटिव दिया हो, तो उसको भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका प्लस माइनस करके आपको पता है कि भाई सब्ट्रैक्शन होता है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा वहां पे। तो ऐसे करना है, ठीक है? तो ये हो गया ए प्लस बी, इतना आ गया हमारे पास अभी। और ये ए प्लस बी की वैल्यू हो गई। अब हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सपोज ये मान लो क्या बोलते हैं, ए प्लस बी की डायरेक्शन में निकालना ना, तो ए प्लस बी की डायरेक्शन में हमने सपोज यहाँ पर पी कैप मान लिया, ठीक है? इस पूरे को लिखने का तरीका ऐसे मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे कि ए प्लस बी वैक्टर हो गया ऊपर, और उसको डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड से, ए प्लस बी वैक्टर के मैग्नीट्यूड से। अब ए प्लस बी हमारे पास इतना आया है, तो ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया आपके पास 41, ठीक है? तो ये आ गया 41। बस अब कुछ नहीं करना, ये आपने लिख दिया 1/√41, और इसको आगे मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में लिख दिया 4i कैप प्लस 5j कैप। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है? क्लियर है सभी को? यस सर। तो यस सर। अगर यहाँ पर क्या होता कि ये लिखा होता कि a माइनस बी की डायरेक्शन में बताओ, तब आप क्या करते, आई वाले में से आई वाला टर्म माइनस करते, जे वाले में से जे वाला माइनस करते। तो एडिशन में आप टर्म्स जो है आई कैप के, मतलब यूनिट वेक्टर वाले जो सेम होंगे, सेम एक्सिस के टर्म्स, उन्हें प्लस करोगे, सब्ट्रैक्शन वाले में सेम एक्सिस वाले माइनस हो जाएंगे। तो अब चलो क्वेश्चन लिख लो यहाँ पर। ए वेक्टर आपको दिया गया है 6i कैप प्लस 3j कैप -2k कैप। बी वेक्टर आपको दिया गया है 2i कैप -3k कैप। सी वेक्टर आपको यहाँ पर दिया गया है 3i कैप, नहीं, 3k कैप -2i कैप, ठीक है? ऐसे दिए हैं, 3 वेक्टर आपको दिए हैं। तो आपको a प्लस बी माइनस सी, इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना आपको। इसको मान लो मैंने कह दिया पी वेक्टर, ठीक है? तो इस, मतलब a प्लस बी माइनस सी का जो वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन में आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर बताना है, जिसे मैं पी कैप बोल देता हूँ, ठीक है? तो पी कैप की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये ट्राई करो एक बार।
अब देख लेना, जहां प्लस करना है जहां माइनस करना है वो सारी चीजें अपने आप चेक कर लेना। पहले आप ए प्लस बी माइनस सी निकालोगे, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो एक काम ये कर सकते हो कि पहले ए प्लस बी निकाल लो, फिर उसमें से माइनस सी वेक्टर कर लो, या चाहो तो दोनों एक साथ कर सकते हो। ठीक है, साक्षी ने कर लिया, और बाकी लोग जल्दी करो। सर इसमें यूनिट वेक्टर भी कैलकुलेट करना है या सिर्फ मैग्नीट्यूड तक? यूनिट वेक्टर तो करना ही है, यही तो बोला मैंने, इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है। ठीक है अजय, चेक करते हैं अभी। ठीक है, तनु ने भी कर लिया, सना ने भी कर लिया, बाकी लोग जल्दी करो। ठीक है, तो अखिला आंसर बताओ जरा क्या है। अंजलि का नहीं आया। अखिला आंसर बताओ। सर 1/7 वन बाई आई 7 कैप। आई कैप। सर +3 जी कैप थ्री जी, -2 जी कैप। ये अकेला। यस सर। ठीक है, और किसी का ये आया है? सर 6/7 आ रहा है, मतलब 1 की जगह पे 6 आएगा। बाकी सेम है। यस सर। ठीक है, और किसी का इन दोनों में से मिलता जुलता आंसर?
सर 1/7 नहीं है, 1/7 की जगह पे 6 नहीं है, 6i कैप प्लस 3j माइनस 2k और 1/7 है। अच्छा 6i कैप है हाँ जी। और ये 1/7 है। ऐसे ना? जी यस सर। स्नेहा को नहीं आया। और किसी का इसमें से मिलता जुलता आंसर आ रहा है या किसी का और अलग आ रहा है? कामिनी आपका क्या आ रहा है? सर मेरा तो डिफरेंट आ रहा है। क्या आ रहा है बता दो। आ रहा है 10i कैप माइनस 5k कैप अपॉन 5। -5j कैप। माइनस 5k कैप अपॉन 5। ये हम्म। तो k वाला टर्म कहाँ गया? चला गया? मेरे साइन में थोड़ा चेंज आ रहा है। चलो अब चेक कर लेते हैं इसे करना कैसे है। देखो मेथड वही सेम है, कैलकुलेशन में इधर इधर हुआ है। तो देखो सिंपल सा तरीका होता है, इसको कुछ करना नहीं है। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर जो है इसको थोड़ा तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है आप इधर आई वाले टर्म्स लिखो, इधर जे वाले टर्म्स लिखो, इधर के वाले टर्म्स लिखो। तो ए वेक्टर में जो है 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप है। तो 6i कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया। उसके बाद है यहाँ पर 2i कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो 2i कैप है माइनस का 3k कैप है, और यहाँ पर अगर जे कैप की वैल्यू नहीं दी है तो हम उसे 0j कैप कंसीडर कर लेंगे। और वेक्टर सी में जो है आपको 3k कैप माइनस 2i कैप दिया है, तो 3k कैप हो गया और माइनस का 2i कैप दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर जे कैप नहीं दिया है तो उसको आपने यहाँ पर 0 मान लिया, और यहाँ पर कोई साइन नहीं है तो आपने प्लस मान लिया। अब ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लो। और पहले आपको क्या वेक्टर निकालना था? a प्लस बी माइनस सी निकालना था। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस सी अगर आपको निकालना है तो पहले हम क्या करते हैं, a प्लस बी निकाल लेते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो a प्लस बी जब आप जोड़ोगे तो 6i कैप और 2i कैप कितना हो गया? 8i कैप हो गया। ठीक है, 3j कैप प्लस 0j कैप कितना हो गया? 3j कैप हो गया। फिर -2 कैप प्लस -3k कैप, तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो -2 कैप माइनस 3 कैप कितना हो जाएगा? माइनस का 5k कैप हो गया। तो ये मिल गई हमें a प्लस बी की वैल्यू। अब हमें इस वाले में से c कैप को माइनस करना है, तो अब आप कैसे लिख सकते हो इसको? 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। माइनस का साइन लगाया, सी कैप वाला वेक्टर लिख लो, -2i कैप प्लस 0j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, 8i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। अब ये बाहर आपको ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है ये बाहर माइनस साइन है, और अंदर -2i कैप है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 0j कैप है तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो -0 मतलब माइनस इंटू 0 वो प्लस ही होता है। ठीक है, -0 लिखो प्लस 0 लिखो, उसका कोई सेंस नहीं है, तो प्लस 0j कैप लिख देता हूँ। और अब यहाँ पर बाहर माइनस है और अंदर क्या है? प्लस का 3k कैप है, तो माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लिया अंदर। अब क्या करेंगे, ये 8i कैप है, ये 2i कैप है, आपस में दोनों प्लस का साइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 10i कैप हो जाएगा। या चाहो तो आप एक साथ लिख भी सकते हो, पहले i वाले लिख लो, फिर j वाले लिख लो, फिर k वाले लिख लो, लेकिन मैं अभी सीधे कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10i कैप हो गया, प्लस ये 3j कैप है और प्लस 0j कैप है, यानी कि 3 और 0 कितना हो गया? 3 हो गया, तो ये 3j कैप हो गया। उसके बाद ये -5k कैप है, ये -3k कैप है, तो टोटल कितना हो जाएगा? माइनस का 8k कैप हो जाएगा। तो ये मेरे को जो वैल्यू मिली है ये वाली मेरी वैल्यू है किसकी? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी के, ये मेरे को वैल्यू मिल चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करूंगा। तो मैंने सपोज इसको पी वेक्टर मान लिया, क्योंकि मेरे को पी कैप निकालना है, तो मैंने इसको पी वेक्टर मान लिया। तो अब इस पी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 8 का स्क्वायर, ये हो गया। और 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100 प्लस 3 का स्क्वायर 9,
प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। तो अब ये मेरे पास कितना आएगा 100 और 64 164 और 9 173 अंडर रूट 173 आ गया। ठीक है, ये हो गई मेरे पास पी कैप पी का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू। अब मेरे को अगर पी कैप निकालना है तो मैं क्या करूंगा पी वेक्टर डिवाइडेड बाय पी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो 1/√173 मैंने ये लिख दिया डिवाइड में, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पी वेक्टर से, जो कि हमारे पास आया है 10 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 8 के कैप। ठीक है, तो क्या आंसर ये किसी का आया है? यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर तो अच्छी बात है, आ गया तो। ठीक है, तो ये ऐसे करना होता है। ठीक है, बस आप क्या है मेथड पे ध्यान दो, कैलकुलेशन थोड़ा सही से करो। ठीक है, थोड़ा देख के करो। तो इसको जो है आपने ऐसे करना होता है। तो ये आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा कि मान लो कोई वेक्टर है और मतलब क्या बोलते हैं उसका जो मैग्नीट्यूड है एक्स कोऑर्डिनेट में वो 5 यूनिट है। ठीक है, और वाई एक्सिस में जो है मतलब वाई कोऑर्डिनेट में जो उसका मैग्नीट्यूड है 3 यूनिट है, और नेगेटिव ऑफ जेड डायरेक्शन में जो उसका मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट्स है। तो आप क्या करोगे इसको यूज करके पहले एक वेक्टर बना लोगे आई जे कैप लगा के, और जो भी पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेगी नेगेटिव डायरेक्शन बोलेगी उसके अकॉर्डिंग साइन लगा के, और फिर आप उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चन हम बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। और तो यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो नाम से जैसे समझ आ रहा होगा कि ये एक ऐसा लॉ है जिससे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए गए हैं तो उसको आप इस लॉ की मदद से, जिसे हम ट्राइंगल लॉ बोलते हैं, उससे आप ऐड कर सकते हो। तो ये लॉ बेसिकली क्या कहता है, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट स्टेट्स दैट, ठीक है, इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स acting simultaneously at a point can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides, yeah, by the two sides of a triangle। ठीक है, एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको बीच में से हटा देना। इट इज दैट इफ टू वेक्टर्स, ठीक है, ये वाला लाइन हटा देना। ठीक है, ये दूसरे लॉ का लिख दिया मैंने, वो पैरेललोग्राम का। So it states that if two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then the resultant is represented completely
then the resultant is represented completely by the third side of the triangle. Triangle taken in opposite order. ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो बोल क्या रहा है कि अगर मान लो आप दो कोई वेक्टर लेते हो, दो दो कोई भी आपने वेक्टर लिए और आप उनको ट्राइंगल की दो साइड से अगर रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो तीसरी वाली जो साइड है अगर आप उसको ऑर्डर में कंसीडर करते हो तो तीसरी वाली साइड उसका मैग्नीट्यूड शो करेगी। ठीक है, अब ये कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, तो अब मैं इसका फिगर दिखा देता हूं और उसको देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो ये मान लो मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया P। ठीक है, P वेक्टर ड्रॉ किया और इधर इसी के हेड से एक वेक्टर ड्रॉ किया Q। ठीक है, तो यहां पर जो थर्ड वाली साइड होगी, अब देखो ये ट्राइंगल हम फॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इस फिगर से आपको पता लग रहा होगा, अगर हम कोई दो वेक्टर को ड्रॉ करते हैं P और Q को, तो अगर उसको मैं थर्ड साइड से मिला दूं, मतलब ट्राइंगल को कंप्लीट कर दूं, तो थर्ड वाली साइड जो है वो मेरे को उस उन दोनों वेक्टर का क्या देगी, रिजल्टेंट देगी। ठीक है, मान लो इसका मतलब ये है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हो और इस ऑब्जेक्ट पे मान लो आप इधर से एक फोर्स लगा रहे हो, तो इनका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा वो यहाँ कहीं पर होगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इधर से लग रहा होगा। ठीक है, तो या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ये कोई टेबल है, इस पे आप इधर से कोई धक्का लगा रहा है, इधर से कोई धक्का लगा रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, अल्टीमेटली आगे को बढ़ रही होगी, तो रिजल्टेंट फोर्स ये होता है। तो उसी तरीके से एक वेक्टर अगर ये वाला है, एक वेक्टर ये वाला है, तो इसका जो रिजल्टेंट है वो कहीं और होगा। तो इसी तरीके से ट्राइंगल के दो साइड से अगर हम किसी भी दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उनका जो क्लोजिंग साइड होगा उससे हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो लॉ है ये वाली चीज बताता है। ठीक है, तो अब आप इसे कर कैसे सकते हो वो चीज समझ लो। यहां पर मैंने ये जो ट्राइंगल बनाया पी क्यू आर, आपको समझ आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। इस लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया और मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए कंसीडर किया, इसको सी कंसीडर किया, इसको बी ले लिया और इसको यहाँ पर ओ ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो ये एंगल बन रहा है थीटा, यानी कि मतलब ये जो एंगल है, सॉरी सॉरी, ठीक है ये थीटा नहीं है, ये अल्फा ले लेते हैं। मान लो ये जो P और Q वेक्टर है, ठीक है, ये वाला P वेक्टर और ये वाला पूरा Q वेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है हमारा थीटा। ठीक है, वो हमारा थीटा एंगल है और P वेक्टर के साथ जो रिजल्टेंट का एंगल है उसको मैंने मान लिया अल्फा। तो अल्फा जो एंगल है वो मेरा P वेक्टर के साथ किसका एंगल है, रिजल्टेंट का एंगल है। और मेरे जो दो वेक्टर थे P वेक्टर और Q वेक्टर, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, क्योंकि मैंने P ऐसे बनाया और उसके बाद Q ऐसे बना दिया, तो P को अगर मैं आगे एक्सटेंड कर दूंगा तो इन दोनों के बीच का मेरे को एंगल मैंने ले लिया थीटा। तो वही मैंने यहाँ पर ये कंसीडर किया है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो आपको ओ सी बी ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है, ओ सी, ओ ये हो गया, सी ये हो गया और बी पॉइंट ये हो गया, मतलब पूरा का पूरा जो ट्राइंगल दिख रहा है, इन ट्राइंगल ओ सी बी, आप क्या कर सकते हो इसमें, अगर आप क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई किसी को डाउट नहीं होगा। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस, एक मिनट, सॉरी ये ओ सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आप देखो ओबीसी ओसीबी ट्रायंगल में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे
तो OB स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। OC स्क्वायर क्या है? बेस स्क्वायर है, और BC स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर है। अब आप इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, OC स्क्वायर को आप तोड़ सकते हो OA प्लस AC में, ठीक है। तो ये जो आप अगर साइड देखोगे OC वाली, तो आप इसको OA और AC में तोड़ सकते हो, और बाकी आपने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो ये मान लो आपकी इक्वेशन 1 है, बिकॉज हम यहां से एक वैल्यू को उठाएंगे और किसी दूसरी इक्वेशन में रखेंगे। और फिर उसके बाद यहां पर क्या है, अब आप ट्राइंगल ACB को देखो एक बार, ठीक है। ACB, ये जो आपको राइट एंगल ट्राइंगल यहां पर दिख रहा है ACB, ये वाला जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है, तो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, सपोज कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। कॉस थीटा यहां पर क्या होगा, ACB में जो हमारा कॉस थीटा होगा, ACB में कॉस थीटा क्या होगा भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस हमारा क्या हो गया, ये AC हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, AB हो गया, तो AC अपॉन AB हो जाएगा। AB, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपने किसकी वैल्यू निकाली, सपोज AC की वैल्यू निकाली, और AC की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, AB cos थीटा आ जाएगी, ठीक है। और AB जो हमारा मतलब AB जो आपको साइड दिख रही है, AB आप अगर इस फिगर में साइड देखोगे तो AB एक्चुअली में Q वेक्टर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q cos थीटा भी लिख सकता हूँ। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसी वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी BC बाय AB, ठीक है। ऊपर देख भी सकते हो, इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा की जब आप वैल्यू निकालोगे, ACB वाले ट्राइंगल में अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालते हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि BC अपॉन AB आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से आप क्या करोगे, BC की वैल्यू निकाल लोगे, BC की वैल्यू आ गई AB साइन थीटा, और AB जो है वो एक्चुअली में आपका Q वेक्टर ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q साइन थीटा, तो इतना हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है, ये जो आप यहां पर ये वाली जो आपने फर्स्ट इक्वेशन देखी थी, ये जो आपने क्या देखा था, ये जो फर्स्ट इक्वेशन आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके निकाली थी, तो इसमें OB वाली जो साइड है, OB जो साइड है वो आपकी क्या है, रिजल्टेंट साइड है, तो ये रिजल्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। और OA प्लस AC, तो OA और प्लस AC, OA की अगर आप वैल्यू देखोगे इस वाले ट्राइंगल में, तो OA बेसिकली क्या है, P वेक्टर है, तो ये P हो गया, प्लस AC, AC क्या है यहाँ पर, AC वेक्टर, AC की अभी हमने वैल्यू निकाली है जो कि आपकी Q cos थीटा के बराबर है, तो इसका स्क्वायर हो गया। और BC की भी आपने यहाँ पर एक वैल्यू निकाली जो कि आपकी Q sin थीटा के बराबर है, तो ये Q sin थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इस स्क्वायर को ओपन करोगे A प्लस बी का होल स्क्वायर से, और फिर आप इनमें देख लोगे जो भी ऐड हो रहा है, फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या आएगा, Q cos स्क्वायर थीटा आ रहा होगा और एक Q sin थीटा, Q स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आ रहा होगा, तो उसमें से Q स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप यहां से सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपको जो है आर की जो वैल्यू है वो आपको अंडर रूट में मिल जाएगी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। रुको एक सेकेंड, टाइम देखता हूँ कितना हो गया, चलो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैंने निकाल लिया था, इसको मैं आगे सॉल्व करते रहा हूँ। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस बी का होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, लास्ट में जो आपको Q साइन थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है वो आपका Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो इतना ये हो गया। यहाँ पर इसके बाद P स्क्वायर करेंगे प्लस Q स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, और बीच में क्या आ जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस दूसरे वाले में से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हमें पता है, और ये बचा यहाँ पर 2PQ cos थीटा। तो आर स्क्वायर यानी कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला है जो आप न्यूमेरिकल में यहाँ पर यूज करोगे, और मैंने आपको निकालना भी बता दिया।
अगर कोई भी दो वेक्टर पी क्यू दिए हैं किसी एंगल थीटा पे, तो उसका रिजल्टेंट आप इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हो। अब ये जो हमने एंगल माना था इसमें अल्फा, अल्फा एंगल था हमारा पी के साथ, पी वेक्टर के साथ रिजल्टेंट एंगल। तो अगर आपको इसका एंगल निकालना है, टेन अल्फा अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो टेन अल्फा जब आप यहां पर देखोगे इस फिगर में, टेन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर आपको ये बीसी वाली साइड दिख रही है, बीसी वाली साइड दिख रही है, और बेस क्या है, ओसी वाली साइड दिख रही है, तो बीसी अपॉन ओसी हो जाएगा, बीसी अपॉन ओसी। और इस ओसी को भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ओए प्लस एसी करके, ठीक है। और बीसी की वैल्यू आपको पता है, अभी हमने कैलकुलेट करी थी, क्या थी, क्यू साइन थीटा थी, और ओए की वैल्यू क्या है, पी वेक्टर के बराबर है, ठीक है। और एसी की जो वैल्यू है वो हमारी क्यू कॉस थीटा के बराबर है। तो यहां से टेन अल्फा की वैल्यू जो हमें मिल गई वो मिल गई क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये टेन अल्फा की वैल्यू हो गई। यहां से आप ये अल्फा एंगल निकाल सकते हो, जो कि आपका रिजल्टेंट का एंगल होता है नीचे वाले बेस वेक्टर के साथ, यानी कि पी वेक्टर के साथ। तो ये है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बताओ आगे समझ, डाउट है किसी को कुछ इसमें? नो सर। इसको एक बार खुद से भी करके देखना दोबारा, तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। फिर इसमें कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ आएगा तो कल पूछ लेना। नोट कर लिया सभी ने? yes sir. ठीक है, तो एक बार इसको रफ कॉपी में खुद से भी करके देख लेना। इसका जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है, r इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक है, और टेन अल्फा की वैल्यू। तो इसके बेसिस पे काफी सारे न्यूमेरिकल जो है वो आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, वो भी इसकी तरह बिल्कुल सेम है, तो वो मैं आपको कल समझा दूंगा। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन है इसका, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। चलो फिर क्लास यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर शाम को टेस्ट की टाइमिंग पे, ग्रुप में लिंक भेज दूंगा मैं, ठीक है। टेक केयर देन एवरीवन, यू कैन लीव द क्लास।